ये क्वेश्चन आता है आपको, सॉल्व होता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7। नहीं सर, नहीं। कॉइन बायस्ड है तो वो समझ में नहीं आया है। ओके। देखो कॉइन बायस्ड है ना, तो कॉइन अगर अनबायस्ड होगा तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है। जैसे पी हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ये कब होगा, जब कॉइन हमारा अनबायस्ड है। लेकिन यहाँ पे ये कहा है भाई कॉइन इज बायस्ड, और बायस्डनेस की कंडीशन है सो दैट हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज टेल। सो जो हेड की प्रोबेबिलिटी है, हेड आने का चांस है, हेड आने का चांस क्या है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ टेल। ठीक है। इतना क्लियर है। यस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। यही कहा गया है क्वेश्चन में। A coin is biased so that head is twice as likely to occur as a tail. That means probability of head will be equal to twice of probability of tail. इतना समझ में आया। हाँ। अब प्रोबेबिलिटी को जनरली हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक। और ये हमें पता है भाई हेड और टेल ये हमारा सैंपल स्पेस है। ठीक है। सैंपल स्पेस है, दैट मीन्स दीज आउटकम्स आर एग्जॉस्टिव आउटकम्स। दीज आउटकम्स आर एग्जॉस्टिव। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी इक्वल टू 1। यही होगा। यस। यस। तो ये वैल्यूज आप पुट करोगे यहाँ पे, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा। जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट करना है तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ इसे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज पी एंड ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 2p। सो वी हैव p प्लस 2p इक्वल टू 1। दिस विल इम्प्लाई p इक्वल टू 1/3। यही होगा। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 2/3। होगा ना ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दिस विल बी इक्वल टू 2/3। ठीक है। जब अनबायस्ड कॉइन है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1/2। अब कॉइन अनबायस्ड है तो बायस्ड कॉइन में हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो ये रिजल्ट हमें मिल गया। तो अब इसे हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली, बायसनेस हमने कैलकुलेट कर ली, क्या बायसनेस है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 2 हेड्स। ठीक है। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का अगर हम यूज करें तो बाइनोमियल थ्योरम में हम कहते हैं भाई कोई रैंडम वेरिएबल है x, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है विद पैरामीटर n कॉमा p। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x विल बी ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। यही होता है। दिस इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ। यही होता है ना। यस सर। यस सर। where x will takes values 0, 1, 2 up to n and n will be finite। क्लियर। तो अब क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन पे हमें रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना होगा। अब रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। तो यहाँ पे है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 2 हेड्स। ठीक है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वी आर गेटिंग 2 टेल्स एंड 2 हेड्स। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल में यहाँ पे डिफाइन कर लूँ, सपोज x इज सपोज नंबर ऑफ हेड्स। ये रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिया। क्लियर। तो नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे जो p होगा, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, x इज नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड p इज
probability of success, so x will follow binomial distribution with parameter n comma p. So x will follow binomial distribution with n that means number of trials, and number of trials are 4. 4 हमने कितने टाइम्स टॉस किया है कॉइन? 4 टाइम्स 4 टॉस किया times. है, 4 times 4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये कितना है ये हमने 1 कैलकुलेट by कर 3 लिया, दिस इज 1/3. 1 by 3 तो बाइनोमियल के पैरामीटर हमने आइडेंटिफाई कर लिए. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स एंड एग्जैक्टली 2 हेड्स. दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2. यही कैलकुलेट करेंगे. Yes. Yes. तो ये सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा. क्या वैल्यू हो जाएगा इसका? 4c2 1/3 टू द पावर 2 2/3 टू द पावर 2. यही होगा. q is 1 Yes, minus sir. p. Here q is 1 minus p, that is 1 2/3. तो ये सिंप्लीफाई कर लें. सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 8/27. हाँ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज 4/3 टू द पावर 4, दैट इज 81. तो इसे Yes. सिंप्लीफाई करोगे 2 ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2. सो 2 से 2 बैलेंस हो गया, 2 से ये 2 फैक्टोरियल यहाँ पे बैलेंस होगा ना. कितना आ रहा है? 8/27. हाँ, इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है. तो ये Yes, yes. आंसर होगा यहाँ पे 8/27. ठीक है. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. ये सॉल्व हुआ. S- हाँ सर. yes sir क्या है इसका आंसर, क्या होगा? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, दो इवेंट्स है ए एंड बी बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0. यही होगा. Yes sir. एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाई होता है, एम्प्टी सेट होता है. ठीक है. yes और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0. ओके. नाउ in question they are asking about the probability that A occurs but B doesn't. That means we have to calculate probability of A intersection B B complement. b complement Okay. Now what will be the B complement? B complement क्या होगा? 1 minus 1 minus probability of B. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. यहाँ पे मैं सिर्फ B कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूँ. व्हाट इज B B कॉम्प्लीमेंट? complement. How you will define B complement here? The region except B. Yeah, elements not in B. Suppose we have a sample space S, okay, and this is our suppose event B. This is event B. Okay. Yes. So here B complement will be this part. B complement will be this part, and in set theory it will be denoted by S minus B. Okay. ये समझ में आया? Yes sir. yes sir हमारे पास क्या है कि यूनिवर्सल सेट है S, जिसे हम सिग्मा फील्ड कहते हैं या सैंपल स्पेस कहते हैं. इसमें से कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स हमने डेवलप किए. इस केस में इवेंट हमारा B है, ठीक है.
तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एलिमेंट्स नॉट इन बी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्पेस एंड बी। ओके, सो बी कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे मैं नोट करूंगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस माइनस बी, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। इसे फर्दर हम एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये इंटरसेक्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एस माइनस minus ए A intersection ए B. इंटरसेक्शन बी। देन प्रोबेबिलिटी अंदर मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी अंदर अप्लाई करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? एंड ए इंटरसेक्शन एस, अब ए इंटरसेक्शन एस क्या होगा, कॉमन बिटवीन ए एंड एस, द पार्ट कॉमन बिटवीन ए एंड एस विल बी ए। A. So probability of A intersection S is probability of A and minus probability of A intersection B. But it is given that A and B are mutually exclusive, so probability of A intersection B will be 0. And 0. probability of A is given, that is 0.25. So we were calculating probability of A intersection B complement and it is equal to 0.25. So the answer is B. Clear? Yes, sir. Yes. तो ये तो आपका Operational research. हाँ सेक्शन ए था, ये आप बाकी देख लेना इस पे क्वेश्चंस। मुझे टाइम तो मिल नहीं पाया कि मैं हर एक क्वेश्चन को देख पाऊँ, जो जो मुझे समझ में आ रहा है कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। और क्या ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं? नहीं सर, रिपीट नहीं होते, पर वही है कि उसके सिमिलर कोई आ उसके सकता सिमिलर होगा। आते हैं, आ ओके, सकते हैं। यहाँ से है ना इसमें स्टैट्स का पोर्शन। हाँ हाँ। हाँ, yes, sir. हाँ, ये परसेंटाइल वाला तो नहीं समझ में आ पाया मुझे। ठीक है, मैं ये 102 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, ये कर लिया आपने, सॉल्व कर सकते हैं इसे, हाँ सर। Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेन करना है? शॉर्ट में कर दीजिए सर। इसका आंसर कितना होगा? ये करना पड़ेगा। हम्म? देखो ये प्रॉपर्टी होती है कोवेरिएंस की, कोवेरिएंस बिटवीन ए एक्स कॉमा बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, ये प्रॉपर्टी होता है। यस सर। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस देके कोवेरिएंस बिटवीन 2x कॉमा वाई, दिस इज गिवन which is equal to 4, and by this property we can write it 2 into covariance between x y, लिख सकते हैं इतना। here a is 1, sorry a is 2 and b is 1, clear? So covariance between 2x comma y can be written as 2 into covariance between x y, that is a into b into covariance of x y, here a is equal to 2 and b is equal to 1, क्लियर है? यस। तो यहां से कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कोवेरिएंस बिटवीन 5x माइनस 2 कॉमा 2y माइनस 5, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कोवेरिएंस की, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोवेरिएंस बिटवीन 5x कॉमा 2y, 5x कॉमा 2y, देन 5x कॉमा 5, दैट इज ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस कोवेरिएंस बिटवीन 5x कॉमा 5, देन माइनस कोवेरिएंस बिटवीन 2 कॉमा 2y, देन माइनस इंटू माइनस प्लस कोवेरिएंस बिटवीन 2 कॉमा 5, लिख सकते हैं इतना। यस सर। ये कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से हमने इसे लिखा है। ठीक है, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमा के साथ इसे ले रहे हैं और
जो भी यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है उसे आप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो ये अगेन कोवेरियंस बिटवीन ए एक्स कॉमा बी वाई, ये क्वांटिटी है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ ए इंटू बी दैट इज 5 इंटू टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई। X, comma. तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये 10 इंटू टू, ये 20 आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखिए, कोवेरियंस बिटवीन 5x कॉमा 5, तो कोवेरियंस बिटवीन 5x कॉमा 0. 5, अब कोवेरियंस का मीनिंग क्या है? कोवेरियंस इज कंपेयरिंग द वेरियंसेस ऑफ टू सीरीज। ठीक है, एक सीरीज हमारे पास x है, एक सीरीज y है, तो इन दोनों का एक साथ वेरिएशन हम कंसिडर कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिएबल है 5x, ये 5x तो वेरी करेगा, इसकी वैल्यूज तो वेरी करेंगी x के करस्पॉन्डिंग, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है 5, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 5 रहेगी। तो इसमें तो वेरिएंस क्या है? हमेशा 0 है 0। ना? 0. तो अब 5x की कुछ भी वैल्यू हो, ये कांस्टेंट के साथ हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे 0. कोई वेरिएबिलिटी नहीं होगी, तो कोवेरियंस बिटवीन 5x, 5 विल बी 0। देन कोवेरियंस बिटवीन 2, 2y, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट होगा, तो ये कोवेरियंस भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0। तो ये 0. दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट के बीच का कोवेरियंस क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर मिलेगा हमें वो मिलेगा 20। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Option D. अब इस पे से क्वांटाइल वाला क्या क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं सॉल्व, 103, 104। हम्म, नहीं सर. नहीं सर, हाँ क्वांटाइल का नहीं। हाँ, ये मुझे भी नहीं हाँ, पता। 104 104 आ जाएगा। 104 कैसे सॉल्व करें? 104 solve करें. क्या सॉल्यूशन होगा इसका? मुझे तो नहीं आ पाए। हम्म, यहाँ पर एक इस, सेकंड सर। हाँ, हाँ, इस क्वांटिटी का क्या मीनिंग है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो स्क्वायर है वो इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो इंडिविजुअल से वो ग्रेटर होगा, लाइक दैट। इसका इसका मीनिंग क्या है? स्क्वायर है ना ये क्वांटिटी, तो यहाँ पर हाँ, जब आप इसे सॉल्व कर क्या है ये क्वांटिटी, ये है ना क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी, तो इसे जब आप यहाँ पे इसे इक्वेट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी A डिवाइडेड बाय, intersection B divided by probability of B सो प्रोबेबिलिटी equal ऑफ to probability. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल A टू, intersection B equal to probability of B square. हाँ स्क्वायर। हाँ, तो हाँ, तो बाय द रूल ऑफ इंटरसेक्शन probability of intersection is less than individual probability. So, probability of B square is less than probability of A. यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस देन इक्वल टू Probability of B. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इसके बेसिस Yes. पे ये आंसर डी यहाँ पे करेक्ट हो। ठीक, Yes. देन क्वेश्चन नंबर 105। Yes, sir. हो जाए। Solve कर सकते हैं. कैसे सॉल्व होगा? टू Subtraction इक्वेशंस, करोगे. हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। P प्लस Q इज इक्वल टू 0.7 हम्म, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज हाँ, करके ये प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए? 1 1 होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, 1. हाँ, तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो p प्लस क्यू इक्वल टू 0.7 मिलेगा। ओके, हाँ, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करोगे आप, हाँ। कितना आएगा? G G 0.1 0 प्लस 2P प्लस 3Q। हम्म, plus 3 Q.
तो यहाँ से 2p प्लस 3q इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 0 पॉइंट, देन देन सबमिशन लॉ से p की वैल्यू हम ले सकते हैं 0.7 माइनस q. From equation 1 we take value of p in equation 2. तो उससे क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो अननोन है ना अभी भी. हाँ सर, बट उसकी ना हमें एक फिजिबल रेंज पता चल जाएगी, उससे हम निकाल सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू माय लॉजिक. देखो एक तरीका तो ये है, अब एक लेंथी सॉल्यूशन है, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या करो, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज आपको गिवन है ना. हाँ सर. तो आप p और q की वैल्यू इस तरह से फाइंड करोगे कि ये क्या होना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है. हाँ. तो इसे आप सॉल्व करोगे, Yes. जैसे आप सॉल्व करते हो q के लिए सॉल्व करते हो या p के लिए सॉल्व करते हो, तो सिंपली जैसे q के लिए सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे ना. हाँ. हाँ सर. तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3p प्लस 3q इक्वल टू 2.1, यही आएगा. यस सर. तो यहाँ से इसे आप सिंप्लीफाई करिए, कितना होगा, ये आएगा माइनस p, ये तो एलिमिनेट हो गया, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 2.2, यही होगा. यस सर. सो p विल बी इक्वल टू 2.2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है. इसी तरह से ये q के लिए सॉल्व करोगे, समझ में आया क्या करना है. यस सर. q के लिए सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आप यहाँ से ये वैल्यूज देखोगे कौन सी वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं. p और q की जो वैल्यूज आएंगी उसमें आप देखोगे इसमें से कौन सी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी. तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, या हम कह सकते हैं भाई वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगा उस केस में, फिजिबल होगा. क्लियर. यस सर. यस सर. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे ये p की वैल्यू इस तरह की आ रही होगी 0.1 आ रहा होगा, और q की वैल्यू 0.6 आएगा, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 106, ये हुआ सॉल्व. एक बार बता दो सर. हाँ, इसमें मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली, मैंने ट्राई तो किया है, सॉल्व करने की कोशिश की है इसे, हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, आप देख सर लेना. डायरेक्टली हम वैल्यूज लेके कर सकते क्या, मतलब x1 प्लस x2 जीरो आना चाहिए ना. हाँ, तो x1 एक्चुअली में इसका जो सॉल्यूशन मैंने निकाला वो आपके ऑप्शंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हो सकता है मेरा मेथड गलत हो, है ना. तो यहाँ पे जनरली जो ओके. प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू ज़ीरो इंटरसेक्शन x2 इक्वल टू 1 x2 x3 equal to इक्वल टू 1. 2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 1 x2 equal to 1. इंटरसेक्शन x2 इक्वल टू 2. ये कॉमा का मीनिंग यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, कॉमा मीन्स एंड यस और सर. इंटरसेक्शन, ठीक. अब लेकिन क्वेश्चन में देखो ये x1 x2 x3 ये इंडिपेंडेंट हैं और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर. है ना. Sir. और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर वेरिएबल यानी चाहे x1 हो चाहे x2 हो चाहे x3 हो, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक. तो यहाँ से अब हमें ये पॉसिबिलिटी निकालनी है कि x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो कब होगा. तो x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब x1 की वैल्यू -1 होगी और
x2 की वैल्यू +1 होगी। एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी x1 की वैल्यू क्या हो, 0 and x2 0. x1 की वैल्यू +1 हो, Okay. x2 की वैल्यू -1 हो। और थर्ड पॉसिबिलिटी है x1 0 हो, x2 0, x2 0. Next to zero. ठीक है। और ये तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, है ना। हम कह रहे हैं भाई 1 और 2 और 3, यही कह रहे हैं। Yes sir. तो इन तीनों का सम आप निकालोगे, तो इन तीनों का सम, अब ये प्रोबेबिलिटी पर ऑफ, हाँ पर सर यहाँ पे इंटरसेक्शन में मतलब गिवन कंडीशन है कि x2 को 1 ही लेना है, तो इसलिए हम ना ये तीनों नहीं ले सकते ना। मतलब गिवन कंडीशन है कि x2 +1 ही चाहिए, तो हमें एक ही बचता है कि x1 -1 चाहिए। हाँ, तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होगा, अ, आंसर मिल रहा तो है उसके उसमें। लिए हाँ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हो जाएगा वो पूरा इक्वेशन, x1 + x2 0 का इक्वेशन में हम x1 की वैल्यू 1 ले सकते हैं। हम्म, फिर उसमें अगर मतलब इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट लेंगे तो हाँ प्रोडक्ट लेंगे, 0.2। तो ये x1 इक्वल टू -1 दैट इज 0.2, यही होगा। हाँ और x2 इक्वल टू +1, ये वैल्यू 0.1 होगा, हाँ यही होगा ना, क्यों, न्यूमरेटर क्वांटिटी यही आएगी। अगर जो लॉजिक आपने दिया है कि भाई ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन तीन पॉसिबिलिटीज़ में से हमें ऑलरेडी गिवन है कि x2 की वैल्यू 1 ही हमें लेनी है, ठीक है। तो उस केस में हाँ एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है भाई, x1 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक हाँ है। और ये इंडिपेंडेंट हैं, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो न्यूमरेटर क्वांटिटी हमारे पास आ गई 0.2 इंटू 0.1, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्वांटिटी क्या होगी, डिनोमिनेटर क्वांटिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 1, और 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.1 इंटू x3 इक्वल टू 2, और 2 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.4। तो इसे आप सिंप्लीफाई 0.2। करोगे तो ये कितना आ जाएगा, हम्म, कितना आएगा, सर न्यूमरेटर में x3 भी है ना। X3 equal to 2. इंटरसेक्शन में हमें x3 नहीं लेना है क्या फिर। हाँ फिर x3 आपका कॉमन पार्ट क्या होगा इसमें, x3 इक्वल टू 2 आया ना, तो कॉमन पार्ट क्या होगा, हम्म, कॉमन कॉमन पार्ट सिर्फ एक ही होगा, फिर x2 = 1, हाँ ऐसे हो ठीक, सकता है हाँ क्या। ठीक है, ठीक है, ये आया ना आपका x1, इसको ये करते हैं देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो कंडीशन हमें गिवन है, x2 इक्वल टू 1 तो गिवन है, x3 इक्वल टू 2 भी हमें गिवन है ना। इसके साथ हमें हाँ सर। थर्ड कंडीशन लेनी है, जो पार्ट हमारे पास कॉमन होगा। कॉमन पार्ट क्या होगा, कॉमन पार्ट भाई x2 की वैल्यू 1 है, तो इस केस में जो पॉसिबिलिटी बची हमारे पास x1 के लिए, वो क्या बची, -1 की माइनस। बची, यही हुआ। हाँ तो ये न्यूमरेटर पार्ट ये होगा, क्यों, हाँ सर, पर वो इंटरसेक्शन है तो वो x3 को ले सकते हैं क्या। या फिर हाँ x3 को सिम लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये केस क्या है, इंडिपेंडेंट केस है ना। ये ओके क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ओके। में ऑलरेडी हमें गिवन है भाई यस यस यस। इंडिपेंडेंट। सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन x2 इक्वल टू 1 होगा, ये इनटू के साथ हो जाएगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 x3 इक्वल टू 2, ठीक है। अभी यहाँ यस। पर क्या है, x1 x2 और x2 आपस में रिलेटेड है ना, x3 का तो कोई रोल नहीं है। तो x3 हाँ ऑलरेडी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि सारे आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
क्लियर? यस। तो जो न्यूमरेटर पार्ट होगा, ये न्यूमरेटर पार्ट ये होगा, डिनोमिनेटर पार्ट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 2। x3 is equal to 2. तो ये आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये कितना आएगा? 0.2। हाँ, ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गए, ये मल्टीप्लाई हाँ। हुए तो x2 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 2, x3 इक्वल, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2. x1 इक्वल टू -1 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो यही शायद आंसर है इसका। होगा सर। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है भाई, एम वी टी डिनोट दी एम जी एफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल वी, सपोज एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, लेट जेट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर। सर एक एमजीएफ का लॉ है कि एडिशन, वेरिएबल का एडिशन अगर है मतलब एमजीएफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ, वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के लिए होता है ना। Independent. हाँ। Independent random सो variable दीज ही टू है ना आर एक्स हमारे. एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ना सर। हम्म. तो जेड का तो है कि एमजीएफ ऑफ जेड इज एम एक्स ऑफ टी mx प्लस of t into mx. हाँ, प्लस एम एम वाई। एम जेड टी आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए टू द पावर टी जेड होगा, यही होगा बाय डेफिनेशन ऑफ हाँ एम जी सर। एफ। हाँ सर। Yes. तो यहाँ पर जेड की वैल्यू हम पुट करें तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए टू द पावर टी एक्स प्लस वाई कितना होगा? तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से ए टू द पावर टी एक्स इंटू ए टू द पावर टी वाई इतना लिख सकते हैं इसे। हाँ सर। Yes, sir. अब ये भी हमें पता है भाई, फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज इटसेल्फ ए रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये भी क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा, तो ये दोनों रैंडम वेरिएबल क्या होंगे, आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसे हम इतना लिख सकते हैं, mx एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए tx टू द into पावर expected value of e टी to the वाई। ty. और ये अगेन क्या है, ये एम जी एफ है, दिस इज द एम जी एफ mx ऑफ mx एक्स, of t हाँ, and एंड दिस इज द एम जी एफ ऑफ m. वाई। तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है, एम जेड टी इक्वल टू एम एक्स टी इंटू वाई टी, और ये देखो दो ऑप्शंस में गिवन है ना। हाँ सर। तो Yes. यहाँ से ये एलिमिनेशन मेथड अगर आप अप्लाई करते हो तो ये तो नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दो हाँ। पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्वेश्चन आता है डब्लू पे, डब्लू क्या होगा, एम डब्ल्यू टी इतना होगा या एम डब्ल्यू टी ये mwt. होगा? Expression of a raised to t x y. हम्म, इसे देखो जरा क्या होगा। एम डब्ल्यू टी हमें निकालना है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एम जी एफ कितना होगा, ए टू दी पावर टी डब्ल्यू, यही होगा क्यों? एम डब्ल्यू टी Yes, अगर हम sir. निकाले हैं तो एम डब्ल्यू टी विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए टू दी पावर टी डब्ल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ एम जी एफ। और Yes, डब्ल्यू की sir. वैल्यू पुट करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए टू दी पावर टी इंटू e to एक्स the इंटू power t वाई। into x xy. y. mxy of t. हम्म, mgf of x into y of t, sir. Final. हम्म, mgf of x into y of t. देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एक मिनट है, क्वेश्चन में क्या है, x into y. अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं कहा है ना कि रैंडम वेरिएबल्स कंटिन्यूअस हैं?
No, sir. चलिए अगर हम अज्यूम करें कि रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस हैं तो इसे हम इतना लिख सकते हैं e टू द पावर t एक्स वाई एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू लिख सकते हैं इतना। yes sir, Yes. क्यों? Yes, sir. और एफ डब्ल्यू दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, यही होगा। yes, और यहाँ से Option में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर टी एक्स इंटू वाई, इसे इतना लिख सकते हैं। yes sir, और mgf से इसे हम कंपेयर करें तो ये हम लिख सकते हैं m y टी एक्स, लिखा जा सकता है। yes. But since x is not constant, we have to take the function of x. Yes, here x is not a constant value. Okay, so we have to take the pdf of x. So mwt most probably will be equal to integration mytx into fx dx, यही होगा। आंसर क्या है इसमें? सर अभी याद नहीं होगा सर। 1 मिनट में देख लूँ। सर आंसर की हम नहीं देखते। 107। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 107 का आंसर है ए। यही आंसर है, ठीक है। ओके सर। ये थोड़ा सा लॉजिक आप देख लेना, इस पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ठीक। हाँ सर। क्योंकि ये तो ऑब्वियस है भाई, एम डब्ल्यू टी इक्वल टू एम एक्स टी प्लस एम वाई टी तो नहीं हो सकता है ना। हमने हाँ यहाँ पे देखा भाई, दो ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, ए और बी। सी और डी तो नहीं हो सकता है क्योंकि नहीं। जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है उसके लिए ये कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है, ठीक है। हाँ हाँ अभी 108 नहीं। भी नहीं आता है। 109 109 सॉल्व कर सकते हैं। बताओ सर। हाँ बताओ सर। चलो ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, आप इसे ट्राई करना। क्वेश्चन में क्या है, सपोज x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट एंड identically distributed random variable is having exponential distribution with mean theta. Suppose y1 y2 y3 is the corresponding order statistic, then expected value of y1 is, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है, तो ये तो ऑब्वियस है भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 विल बी इंटीग्रेशन y1 f ऑफ y1 dy1, Y1 कितना होगा? तो ये एफ वाई वन क्या होगा? एफ वाई वन इज द पी डी एफ ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है, इस रैंडम वेरिएबल में 3 वैल्यूज गिवन है और तीनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसका मतलब है भाई, जो पीडीएफ है वो कॉमन पीडीएफ है, एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा है। तो इस केस में जो पीडीएफ होगा वो 1/थीटा 1/3 इंटू ई टू द पावर एक्स e to अपॉन the थीटा power होगा, x minus 3. ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की दो फॉर्म है, या कभी हम इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स। लेकिन इस केस में जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो ये 1/थीटा आएगा, यही आता है। ये चेक कर लेना आप, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नहीं Yes. पता, ये आप चेक Yes, कर sir. लेना। इसका भी मीन कैलकुलेट करके चेक कर लेना, इसका भी मीन कैलकुलेट करके चेक कर लेना। जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, इस पीडीएफ का मीन थीटा आएगा, ठीक है। हाँ तो ये पीडीएफ आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ निकालने के लिए ये पीडीएफ होता है एफ ऑफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ये फॉर्मूला होता है 1/बीटा। ये फॉर्मूला देख लेना बुक में, मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। पता है ना क्या पीडीएफ होता है आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का? हाँ Yes सर। sir, yes sir. हाँ, वो n माइनस आर प्लस 1 इस तरह की वैल्यू होती है इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू द पावर r माइनस 1 R minus 1 माइनस एफ एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू एफ एक्स, n इस तरह minus की 1 वैल्यू होती है, into f(x) ठीक है। तो ये आप एफ एक्स कैलकुलेट करोगे, कैपिटल एफ एक्स, ठीक। कैपिटल एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 1 टू minus
हाँ 0 टू इन्फिनिटी या 0 टू एक्स होगा यहाँ पर इस केस में 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेशन करनी है। तो जब ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो इस पीडीएफ की हेल्प से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेंज यही रहेगी, रेंज रहेगी 0 टू इन्फाइनाइट। क्लियर? क्योंकि हाँ x1 x2 x3 ये सारे एक्सपोनेंशियल से लिए हैं, और एक्सपोनेंशियल की रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी। तो इसी में से हमने क्या किया है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक बनाई है, इन्हीं को ऑर्डर में अरेंज किया है। तो इन्हीं को ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इनकी रेंज भी क्या होगी, 0 टू इन्फानाइट होगी। तो y1 की रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी होगी, y2 की रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी होगी, और y3 की रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, यस। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 112, इसका क्या ऑप्शन होगा। ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा। 112, बी सेकेंड। हाँ ये आंसर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ में ये e टू दी पावर ये होता है माइनस एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर इंटू सिग्मा इनवर्स एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वायर होता है। ठीक डिस्ट्रीब्यूशन। है, जब आप इसे कंपेयर करोगे यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर ये क्वांटिटी होती है। इसकी जगह पे ये क्वांटिटी होती है ना यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में। यस सर। तो ये क्वांटिटी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा जनरली क्या है, जेड स्क्वायर है। और जेड स्क्वायर इज आवर का स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रिलेशन होता है। यस। हम्म, तो इस केस में जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें यहाँ पे मिलेगी, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। देखो एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस म्यू इंटू 1/सिग्मा इंटू एक्स माइनस म्यू, लिख सकता हूँ इस क्वांटिटी को। हाँ ठीक है, और Yes, इसे sir. लिख सकते हैं एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा टू द पावर -1 Sigma इंटू एक्स माइनस म्यू। अब यहाँ पे एक्स को मैंने क्या कर दिया, एक्स वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, म्यू को म्यू वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, सिग्मा इनवर्स को सिग्मा इनवर्स मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जो रिजल्ट ये एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर के लिए है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर है, वही रिजल्ट इस क्वांटिटी के लिए भी होगा। तो इस केस में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। yes, sir. क्वेश्चन नंबर 113, क्लास का टाइम 7:30 से हो सकता है, ठीक है सर। अभी थोड़ा लेट हो जाए। 7:30 से कर लेंगे क्लास कल। ठीक है, ठीक है सर। Okay. 113 का क्या आंसर होएगा, इसको बताते जाओ। B, sir. एमएलई ऑफ थीटा इज एक्स बार, कैसे? हम्म? ये तो पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू कैप एक्स बार होता है, क्यों? Yes, sir. हम्म? लेकिन ये एक सर्टेन कंडीशन है यहाँ पे, जो म्यू की रेंज होगी वो माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। Mm, ठीक है, लेकिन यहाँ पर म्यू की रेंज क्या है, ए टू बी है। एट। B. तो ये वैल्यू इस तरह की आएगी, ए प्लस बी बाई एन, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स बार। Yes, ठीक है, तो ऑप्शन C.
सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब बाकी क्वेश्चंस आप देखेगा इसमें, फिर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस रह गए। तो मैं अभी और ट्राई करूंगा, मुझे टाइम मिला इसमें तो क्वेश्चंस सॉल्व में करूंगा। 116 क्या क्या आंसर होगा? ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। Which of the following theorems is useful लेमन for पेयर obtaining uniformly minimum variance unbiased estimator of a parametric function? ठीक है, तो नेमन पियर्सन थ्योरम या नेमन पियर्सन लेमा, ये तो क्या करता है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए यूज होता है, तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर है। बासूस थ्योरम ये क्रैमर राव इनइक्वालिटी का ही नहीं है। एक्सटेंशन है। ठीक है, इसका भी एमबीयू या यूएमबीयू से कोई रिलेशन नहीं है। राव ब्लैकवेल थ्योरम में हम क्या करते हैं, एमबीयू फाइंड करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। क्लियर। ओके। और जो राव ब्लैकवेल लेहमैन सेफ थ्योरम है, ये कंबाइंड फॉर्म है। इसमें जो राव ब्लैकवेल थ्योरम है, राव ब्लैकवेल थ्योरम में जनरली हम क्या करते हैं, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की हेल्प से एक नया एस्टिमेटर फाइंड करते हैं, जो सिर्फ क्या होता है, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई ये एमबीयू क्या हो सकते हैं, और भी हम एमबीयू यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो राव ब्लैकवेल लेहमैन सेफ थ्योरम है, इसमें हमें क्या मिलता है, यूनिफॉर्मली वेरिएंस, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटर मिलता है। अनबायस्ड ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल जो भी एस्टिमेटर्स हम इस थ्योरम की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे, ये एस्टिमेटर हमारे क्या होंगे, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस होंगे और अनबायस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 117। हम्म, तो ये तो शायद आएगा सर। शीतल, ये तो शायद मैंने आएगा बताया था सर। ना लास्ट के क्लासेस में। यस सर, ये आ और सर जाएगा। आता है। सीधा सीधा रूल है, अल्फा इक्वल टू अल्फा कैप इक्वल टू x1 ब्रैकेट x1 होता है, बीटा कैप इक्वल टू x ब्रैकेट n होता है। यही होता है यस अगर यूनिफॉर्म यस सर। पॉपुलेशन हमारी 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा के फॉर्म में है। यस ठीक है, यही होता है। यस सर। हम्म, अगर यूनिफॉर्म पॉपुलेशन 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा की फॉर्म में है, तो इस केस में अल्फा कैप स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, बीटा कैप लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पर अल्फा कैप थीटा है, बीटा हमारा 5 थीटा है। तो यहाँ से थीटा कैप आप निकालोगे तो थीटा कैप आ जाएगा x1/5 यस 1/5 और थीटा कैप इक्वल टू x ब्रैकेट 1। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में ये है x1/5, तो ये तो नहीं हो सकता है। xn/5 है, ये हो सकता है। बाकी ये मैक्सिमम मिनिमम, ये इसका कोई रोल नहीं है। हम यहाँ पे एमएलई डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, या तो थीटा कैप की वैल्यू xn/5 होगा या थीटा कैप की वैल्यू x ब्रैकेट 1 होगा, तो इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी ओके। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चंस हैं, इन्हें फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी इतना ठीक है, इतना सफिशियंट है क्यों? सर ये 118 बता दो एक बार। 118 बता दें, इसमें क्या है, suppose as a random sample from the distribution of x with mean mu and variance sigma square, the test statistic to test h0 is given by, okay, हाँ स्टैटिस्टिक गिवन है xi माइनस, हाँ ये स्टैटिस्टिक को आप इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हो ना, n इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसका हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है काई स्क्वायर n-1। -1। ठीक है, अब लेकिन ये काई स्क्वायर n-1 कब होगा, जब यहाँ पर जो x हैं, जो वैल्यूज हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये क्या होंगी, नॉर्मल से ली गई। ये रिलेशन मैंने बताया था आपको कि भाई
रैंडम वेरिएबल x है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ से हम z डेवलप कर सकते हैं, z का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। इतना तो पता है सबको। हाँ Yes, sir. तो हम z स्क्वायर निकालेंगे, तो z स्क्वायर हमारा क्या होता है, काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। 1. ठीक है, तो सीधा सीधा कहने का मतलब है भाई काई स्क्वायर के लिए जो कंडीशन है, प्री डिटरमिन्ड कंडीशन है, वो है वेरिएबल्स का पेरेंट पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, यस ये समझ में आया। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ से ड्राइव हो रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, यस Yes, तो अभी sir. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देन द नल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Tn इज, नल डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नल हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ओके सो काई स्क्वायर n माइनस वन इफ x हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, सर टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो सकता है? टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, सर वो जो वैल्यू है ना एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, हाँ वो हम टी टी की वैल्यू बोलते हैं ना उसको, टी स्टैटिस्टिक है वो। नहीं, टी स्टैटिस्टिक कैसे है, टी का वैल्यू तो ये होता है ना एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस बाई रूट एन, टी का वैल्यू तो ये होता है। दिस विल फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ठीक है सर। अब हम Yes, sir. हमने ये कहा ना एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन माइनस वन होता है, लेकिन ये कंडीशन रहती है कि जो पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए, पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। नॉट तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, काई स्क्वायर एन माइनस वन इफ एक्स हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड कह रहा है काई स्क्वायर एन माइनस वन इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब नॉर्मल होगा तभी इस क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर एन माइनस वन। Chi square n minus तो 1. ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि टी की वैल्यू ये होती है। ओके एफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जब एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो उस केस में सीधा सीधा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर एन माइनस वन होगा। और एफ जनरली क्या होता है, एफ होता है हमारा समेसन एक्स रेशियो आई, ऑफ कंस्ट। हाँ समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। Summation y minus y that ठीक whole है, या square. इसको हम कहते हैं एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर, ये कहते हैं। तो ये यस ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। ठीक है, Yes, यस sir. तो अभी करें नेक्स्ट क्लास कल करें। यस सर ओके।